सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा एटॉमिक स्ट्रक्चर में नेक्स्ट टॉपिक हम लोग करने जा रहे हैं जिसमें सबसे पहले हम सीखते हैं बिल्डिंग अप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी एलिमेंट का कैसे लिखते हैं। बड़ा ही आसान है, 1 से लेकर 7 तक आप लोग लिख लीजिए, 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s। उसी तरह ऊपर से एक छोड़ दीजिए और नीचे से एक छोड़ दीजिए। 2 के सामने 2p 3p 4p 5p 6p, ट्रिक बता रहा हूँ। उसी तरह से फिर p के सामने एक छोड़ दीजिए और 6p के सामने एक सर्कल छोड़ दीजिए, 3 के सामने 3d 4d 5d, और फिर लास्ट वाले में फिर ऊपर से एक सर्कल छोड़ दीजिए और नीचे वाला एक सर्कल छोड़ दीजिए और 4d के सामने 4f, और फिर इस तरह से एरो बना लीजिए। ठीक है ना। अब हमें पता होना चाहिए, क्वांटम नंबर से हम सीख चुके हैं कि एस सब शेल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, पी सब शेल के अंदर 6, डी के अंदर 10 और एफ के अंदर 14। बस इतना ही हमें पता होना चाहिए। अब देखो एरो के डायरेक्शन में आपको बढ़ते जाना है। सबसे पहले क्या आएगा 1s, फिर उसके बाद क्या आएगा 2s, फिर क्या आएगा 2p, फिर क्या आएगा 3s, फिर 3p, फिर 4s, फिर 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s। तो इस तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपके पास एक टेबल बन जाएगी और हमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग इनके अंदर करनी है। अब देखो हाइड्रोजन के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होता है क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 1 है। ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या है 1s, तो 1s के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन आ गए, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है 1 आ गया। हीलियम के अंदर कितने होते हैं 2। अब s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं ना, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन किस में आ गया 1s2। इसी तरह लिथियम 3 में भी क्या हो जाएगा 1s2 2s1, क्योंकि देखो अब s में यहाँ 3 नहीं भर सकते, एक s के अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैंने पहले बताया। फिर 2s में 1 आ गया। बेरिलियम में कितने होते हैं 4, तो 1s2 2s2। बोरोन 5 में कितने होते हैं 5, 1s2 2s2 2p1। पी में 1, अब पी में मैक्सिमम कितने जा सकते हैं हम, 6 तक जा सकते हैं ना। तो कार्बन 6 में कितना हो जाएगा 2p2, नाइट्रोजन 7 में 2p3 2p4 2p5 2p6, पी में मैक्सिमम 6 आ गए। फिर उसके बाद किसका नंबर आ गया 3s का। तो इस तरह से हम लोग जो है इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते जाएंगे, और मुझे आप लोगों को सभी को जो है फर्स्ट 30 एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटे बिल्कुल अच्छे से आना चाहिए। ठीक है ना। उसी तरह से नेक्स्ट है स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम क्रोमियम मैग्नीज आयरन कोबाल्ट निकल कॉपर एंड जिंक। अब दूसरा तरीका लिखने का क्या होता है, अब देखो आर्गन का कितना होता है 18, क्योंकि आर्गन क्या है नोबल गैस है, तो आर्गन का मुझे पता है 18 है। तो 18 के बाद हम स्टार्ट करते हैं 3d1 4s2 3d2 4s2 3d3 4s2। ठीक है ना। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स की हम लोग फिलिंग करते चले जाएंगे। बस यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जैसे क्रोमियम में आप गलती क्या करोगे 3d4 4s2 नहीं, डी में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 10। अब डी क्या है हाफ फील्ड के पास जा रहा है, यानी एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाए तो ये हाफ फील्ड बन जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ चला जाएगा, ये बन जाएगा 3d5 4s1। ठीक है। तो इसी तरह से कॉपर 29 में आप गलती क्या करोगे 3d9 4s2, गलती है, गलत है, रोंग है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ जाएगा क्योंकि ये फुल फील्ड बन रहा है। क्यों किया हमने इन दो केसेस में, क्योंकि हाफ फील्ड और फुल फील्ड जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। हाफ फील्ड और फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू द अदर वन। हम लोग आगे बताएंगे आप लोगों को क्यों होता है हाफ फील्ड और फुल फील्ड स्टेबल। हाफ फील्ड इसलिए स्टेबल होता है बेटा क्योंकि वहाँ पर एक तो सिमेट्री बनी रहती है और दूसरा क्या होता है एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए क्या होता है स्टेबल रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट 30 एलिमेंट्स के आप सभी को पता होने चाहिए। और जो अभी हमने एक ट्रिक आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बताई, उस बेस पे आपको पता होना चाहिए सबसे पहले अफबाउ प्रिंसिपल। अफबाउ प्रिंसिपल का मतलब होता है बिल्डअप, बिल्डअप का मतलब होता है बिल्डिंग। अब यहाँ पे हम कोई बिल्डिंग तो बना नहीं रहे, बिल्डिंग किस चीज़ की बनानी है हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने के लिए आपको 3 रूल्स को फॉलो करना है। सबसे पहला रूल क्या है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, सेकेंड हंट्स रूल एंड द लास्ट वन इज n+l रूल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है, कभी भी किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन के ऑल द 4 क्वांटम नंबर्स कभी भी सेम नहीं हो सकते। ठीक है ना। कौन से क्वांटम नंबर s p d और f अभी बताएंगे आपको। हंट्स रूल क्या कहता है, जब हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे बॉक्सेस के अंदर तो हमें मैक्सिमम स्पेसिंग जो है इलेक्ट्रॉन्स को देनी है। ठीक है ना। अनपेयर्ड स्टेट पे इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले फिल करना है। और लास्ट है n+l रूल जो हमें एनर्जी के बारे में आइडिया देगा कि n+l की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी, n+l की वैल्यू जितनी कम होगी एनर्जी उतनी कम होगी। ठीक है ना। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा कम एनर्जी में, फिर हाई में। ठीक है ना। इस तरह से फिलिंग करनी है। तो सबसे पहला रूल है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। क्या कहता है कि कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन के सभी क्वांटम नंबर चारों के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल 6s1 एंड 6s2।
क्योंकि मुझे पता है 6s1 यानी 6th ऑर्बिट के अंदर s सब शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे सेकंड इलेक्ट्रॉन। हमें पता है s में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ ही नहीं सकते। अब यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 6, l की वैल्यू कितनी है, s के लिए कितनी होती है 0, m की वैल्यू कितनी हो जाएगी +L2 -L 0 to 0 ही रहेगी। s कितना हो जाएगा स्पिन इलेक्ट्रॉन का, अगर पहले इलेक्ट्रॉन का जो s के अंदर इलेक्ट्रॉन आया उसका स्पिन अगर +1/2 है यानी क्लॉकवाइज है, तो जो दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा जैसे ही 6s2 इसके अंदर आएगा तो दूसरे इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन होगा वो कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। आप पहले वाले को एंटी क्लॉकवाइज करोगे तो दूसरा कैसा हो जाएगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो आप क्या देख रहे हो दोनों केसेस में कि चारों के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं है कभी भी। देखो इन दोनों के अंदर क्या है, जब पहला इलेक्ट्रॉन था और जब दूसरा इलेक्ट्रॉन आया तो क्या हुआ, पहले 3 क्वांटम नंबर सेम है। कौन कौन से, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। लेकिन स्पिन क्वांटम नंबर क्या हो गया, दोनों का अलग हो गया, ठीक है ना, और इलेक्ट्रॉन्स ऑपोजिट स्पिन में आ गए, ठीक है ना। तो ये हमें क्लियर होना चाहिए। उसी तरह से आपके पास सेकंड एग्जाम्पल है जो आप लोग कर लोगे क्योंकि फर्स्ट आपको क्लियर हो चुका है। तो नेक्स्ट है हमारे पास कि आपको पता होना चाहिए कि पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते और जब भी किसी ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होगी, एक ऑर्बिटल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते, ठीक है ना, और दोनों की कैसी स्पिन होनी चाहिए, ऑपोजिट स्पिन होनी चाहिए, ये भी आपको पता होना चाहिए। और नेक्स्ट पॉइंट यही कहता है हमारा कि किसी भी जब आप इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हो तो चारों के चारों क्वांटम नंबर जब देखते हो किसी के लिए भी तो 3 क्वांटम नंबर मैक्सिमम सेम हो सकते हैं, लेकिन 4th क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं होगा। कोई भी 3 सेम होंगे लेकिन बाकी 4th क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं होगा। अगर मैं ये मान लूँ कि पहले तीनों ही सेम है तो स्पिन उनकी क्या है, अलग होगी बिल्कुल, ठीक है ना। और ये रूल जो है वो अप्लाई नहीं होता किसके ऊपर, हाइड्रोजन एटम के ऊपर। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन के अंदर तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए तो आप लोग कैसे स्पिन निकालोगे, ठीक है ना। एक इलेक्ट्रॉन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन कम से कम होने चाहिए ऑर्बिटल के अंदर, तभी 4th क्वांटम नंबर डिफर करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हुए आपको बेटा क्या करना है, मैक्सिमम स्पेसिंग देनी है इलेक्ट्रॉन्स को। हमारे घर में कोई मेहमान आ जाए तो हम क्या चाहेंगे, उसको एक कमरा दे दें, ठीक है ना, शादी है घर में, ठीक है, और शादी से 10 दिन पहले सपोज करो मेहमान आने स्टार्ट हो जाए, ठीक है। 10 दिन पहले तो कम मेहमान आएंगे, जब पहला इलेक्ट्रॉन आया तो वो आराम से सोएगा एक कमरे के अंदर। दूसरे दिन कोई दूसरा मेहमान आया, उसको भी दूसरा कमरा दे दिया, तीसरे दिन तीसरा दे दिया, ठीक है ना। जब तक आपके पास मैक्सिमम स्पेस था घर में, आपने सभी को क्या किया, अलग अलग कमरों में लेटाया, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ, शादी के 9वें और 10वें दिन मेहमान बहुत ज़्यादा आ गए रात को, तब उस केस में क्या होगा, तब तो आप हर एक इंसान को, हर एक बंदे को अलग अलग कमरा नहीं दे सकते ना। तब क्या करोगे, एक कमरे में 2 को एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और उन 2 को भी उसी तरह से यहाँ पे क्या है कि जब पहला इलेक्ट्रॉन आएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा, जब तक आपके पास बॉक्स अवेलेबल हैं आप मैक्सिमम स्पेसिंग इलेक्ट्रॉन्स को दीजिए, ठीक है ना। और जैसे ही सारे कमरे खत्म हो जाएं, सारे बॉक्स खत्म हो जाएं, सारे ऑर्बिटल यहाँ पे अनपेयर्ड स्टेट में फिलअप हो जाएं, तभी आपको पेयरिंग करनी है इलेक्ट्रॉन की। सबसे पहले पता होना चाहिए हंट्स रूल में कि डीजनरेट ऑर्बिटल्स क्या होता है, वो ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी सेम होती है। जैसे पी सबशेल के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं, कौन से, पीएक्स, पीवाई और पीजेड, तीनों डीजनरेट है, तीनों की सेम एनर्जी है। उसी तरह डी में 5 होते हैं, पांचों के 5 की क्या है, सेम एनर्जी है, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, डीजनरेट ऑर्बिटल्स। और एफ में कितने होते हैं, 7, तो सभी की एनर्जी कैसी होगी, सेम होगी, उनको क्या बोलेंगे, डीजनरेट ऑर्बिटल्स। तो इस कंसेप्ट को बेटा हम यहाँ से समझ सकते हैं। जैसे कार्बन का एग्जांपल हमने ले लिया, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब हमने सीख लिया कैसे भरना है, 1s2 2s2 2p2, ठीक है ना। तो s में 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक ही ऑर्बिटल होता है इसका, s के 2 होते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन 2s के, दोनों यहाँ पे आ गए, लेकिन ऑपोजिट स्पिन में भरने हैं आपको। 2p2, p में कितने होते हैं, 3 होते हैं ऑर्बिटल आपके पास p सब सेल के अंदर, ठीक है ना। अब 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है ना। अगर आपने दोनों इलेक्ट्रॉन पहले बॉक्स में भर दिए तो गलत है, भले ही एंटी पैरेलल स्पिन में भरे हों, पैरेलल स्पिन में भरे हों, गलत है, क्योंकि हमारे पास तो 2 कमरे खाली बचे हुए हैं। तो करेक्ट वे क्या होगा कि p के जो 2 ऑर्बिटल हैं, ठीक है ना, पी सब शेल के अंदर, तो पहले इलेक्ट्रॉन को पहले कमरे में, दूसरे इलेक्ट्रॉन को दूसरे बॉक्स के अंदर, दूसरे ऑर्बिटल के अंदर फिलअप करना है। मैक्सिमम स्पेसिंग जो है हमें इलेक्ट्रॉन्स को देनी है, ठीक है। हमें ये नहीं है कि हमें अपने बॉक्स बचाने हैं, ठीक है ना। कहाँ लेके जाओगे इन बॉक्स को बचा के, नहीं बचाना। अब जैसे ही तीसरा इलेक्ट्रॉन आएगा हम तीसरे बॉक्स में भरेंगे। जैसे यहाँ से सीखो, P1 का पहला इलेक्ट्रॉन आया पहले बॉक्स में, दूसरा आया दूसरे में, पहले में नहीं भर देना, तीसरा आया तीसरे बॉक्स में भर दिया। अब 4th मेहमान आ गया, 4th इलेक्ट्रॉन आ गया, अब मेरे पास सारे कमरे फिल हो गए हैं। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं एडजस्ट करूँगा, उस 4th मेहमान को कहाँ एडजस्ट कर दिया, पहले वाले में, लेकिन ऑपोजिट स्पिन होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन्स की। क्यों ऑपोजिट होनी चाहिए, कल मैंने बताया था, ठीक है ना, रिपल्शन कम होगा।
अगर पैरेलल स्पिन हो जाएगी तो क्या होगा, रिपल्शन बढ़ जाएगा और स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। फिफ्थ आएगा तो नेक्स्ट ऑर्बिटल के अंदर, और जब सिक्स्थ आएगा तो नेक्स्ट ऑर्बिटल के अंदर हम फिलअप कर देंगे। लेकिन अगर आप इसमें से कोई मेथड अपनाओगे, पहले दोनों इलेक्ट्रॉन्स को पहले बॉक्स में ही भर दिया, गलत है, ठीक है ना, ये सारे तरीके गलत हैं। तो हमें मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी जो है इलेक्ट्रॉन्स को देनी है, इसी को हम क्या कहते हैं, हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। आने वाले मेहमान को, आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को हमें मैक्सिमम स्पेसिंग देनी है। सिमिलरली P6 आपके पास आ गया। ये सारे मेथड्स जो हैं वो गलत हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि हंट्स रूल के लिए आपके पास दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। एक तो ऑर्बिटल डी जनरेट होने चाहिए, जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी सेम होनी चाहिए, ठीक है ना। अब P के 3 ऑर्बिटल है, तीनों की एनर्जी सेम है। D के 5 ऑर्बिटल है, पांचों की एनर्जी सेम है। F के 7 ऑर्बिटल है, 7 के 7 की एनर्जी क्या है, सेम है। अब एनर्जी कैसे चेंज होती है, स्प्लिटिंग, वो हम आपको 12th क्लास में बताएंगे कैसे होता है स्प्लिटिंग। यहाँ आपको बस इतना ही पता होना चाहिए। और दूसरा क्या होना चाहिए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और डीजनरेट ऑर्बिटल जो है वो एक से ज़्यादा होने चाहिए, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन जो है एक से ज़्यादा होंगे तभी तो आपको पता चलेगा। अब एक ही इलेक्ट्रॉन है अगर P1, तो उसको पहले बॉक्स में भर दीजिए, चाहे दूसरे में चाहे तीसरे में, किसी भी कमरे में रोक दीजिए आप, ठीक है ना, सही है, ठीक है ना, क्योंकि तीनों की एनर्जी सेम है। उसके बाद कुछ नोटेबल पॉइंट्स पता होने चाहिए कि जो एस सब सेल है उसके अंदर एक ही ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, ठीक है ना, इसलिए उसके अंदर क्या नहीं होते, डीजनरेट ऑर्बिटल्स प्रेजेंट नहीं होते। और जो हंट्स रूल है वो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम और बेरिलियम के लिए एप्लीकेबल नहीं होता। क्यों एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि सभी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग कहाँ जा रही है, एस ऑर्बिटल के अंदर जा रही है। अब देखो यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एस के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल हो गए, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग नहीं, क्योंकि यहाँ पे डीजनरेट ऑर्बिटल्स अवेलेबल ही नहीं है इसके पास। P के पास 3 ऑर्बिटल है, D के पास 5 है, F के पास 7 है, तो डीजनरेट ऑर्बिटल्स का होना बहुत जरूरी है। इसलिए हाइड्रोजन जो है हीलियम, लिथियम और बेरिलियम के लिए एप्लीकेबल नहीं होता। उसी तरह से बोरोन 5 का अगर आप एग्जाम्पल लो तो बोरोन 5 के अंदर कितना है आपके पास, P ऑर्बिटल के अंदर जो है एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है, यहाँ पे ये आ गया एक, तो इसके लिए भी एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन तो यहाँ भी जा सकते हैं, यहाँ भी जा सकते हैं। तो हंट्स रूल जो होगा हमारा एप्लीकेबल, वो कहाँ से एप्लीकेबल होगा, 6 इलेक्ट्रॉन्स के बाद एप्लीकेबल होगा, क्योंकि 6th जो इलेक्ट्रॉन आएगा उसको मुझे यहाँ फिलअप करना पड़ेगा, ठीक है ना। मैं उसको पहले बॉक्स में ही फिल नहीं कर सकता। मैं पहले बताया है कि इलेक्ट्रॉन्स को मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी वी शुड हैव टू गिव, ठीक है ना, मैक्सिमम स्पेसिंग आपको इलेक्ट्रॉन्स को देनी है। And the last rule is for the filling up of the electrons, that is n plus l rule. n plus n rule हमें एनर्जी के बारे में बताता है। n is the principal quantum number, l is the azimuthal quantum number. n जो है मुझे ऑर्बिट के बारे में, शेल के बारे में आइडिया देता है, और एजीमुथल क्वांटम नंबर मुझे सब शेल के बारे में आइडिया देता है। और आपको पता होना चाहिए एल की वैल्यू एन से हमेशा छोटी होती है। कल एक बच्चे ने क्वेश्चन भी पूछा था, ठीक है ना, तो उसका हिंट हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो यही था क्वेश्चन वो, ठीक है बेटा। तो एन प्लस एल जो है एल की वैल्यू एन से छोटी होगी। अब आपको क्या पता होना चाहिए, यहाँ पे एन प्लस एल की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी किसी भी ऑर्बिटल की। एन प्लस एल की वैल्यू जितनी कम होगी एनर्जी उतनी ही कम होगी, ठीक है ना। अगर किन्हीं दो ऑर्बिटल्स के लिए एन प्लस एल की वैल्यू सेम आ जाए तो इलेक्ट्रॉन्स किसके अंदर भरना है आपको, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन वहाँ फिल करोगे जहाँ पे एन की वैल्यू कम होगी, ठीक है ना। टोटल एन प्लस, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, चलो 1s2 2s2 2p6 3s2 ये ले लिया मैंने। अब देखो 1s के बाद 2s क्यों आया, देखो अगर इसकी n प्लस एल निकाले, n कितना है 1, l कितना है यहाँ पे 0, n प्लस एल कितना है 1, 2s के लिए देखो n कितना है 2, l कितना है 0, n प्लस एल कितना आ गया 2, यानी एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज। इसलिए पहले इलेक्ट्रॉन 1s में भरे हमने दोनों के दोनों, फिर 2s में। अब 2s से ज़्यादा एनर्जी किसकी है, 2p की, क्योंकि n प्लस एल इसके लिए कितना आ रहा है 3। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग होगी हमेशा। लेकिन लास्ट वाले दो एग्जांपल में आप क्या देख रहे हो, अगर यहाँ पे n प्लस एल निकालोगे तो 3 आ रहा है, यहाँ पे भी n प्लस एल कितना आ रहा है 3। जब n प्लस एल की वैल्यू सेम हो जाए तो इलेक्ट्रॉन पहले किस में भरना है, जहाँ पे n की वैल्यू छोटी होगी, ठीक है ना, n की वैल्यू कम होगी, जो लोअर ऑर्बिट होगा तो उसमें भरेंगे, फिर जो हायर ऑर्बिट होगा उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप करेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक आप क्या देख रहे हो, जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ रही है n प्लस एल की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है और एनर्जी भी क्या हो रही है, इंक्रीज। लेकिन इन दो केस में क्या देख रहे हो, n प्लस एल सेम है, तो जहाँ n की वैल्यू बढ़ेगी तभी एनर्जी इंक्रीज होगी। तो ओवरऑल आप क्या देख रहे हो, यहाँ से यहाँ जाते हुए एनर्जी इंक्रीज हो रही है और राइट हैंड साइड से लेफ्ट में जाते हुए एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है।
तो यही था हमारा N+L रूल। तो आपको बेटा पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं। फर्स्ट 30 एलिमेंट्स का बड़े अच्छे से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है आप लोगों को आना चाहिए लिखना। उसके बाद ऑफ-बाउ प्रिंसिपल क्या होता है, उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है, हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी क्या होता है, और N+L रूल क्या होता है। ठीक है ना। तो यहाँ तक ऑलमोस्ट हमारा जो केमिस्ट्री पार्ट है वो कंप्लीट है। कल हम लोग डिस्कस करेंगे एक नया टॉपिक। ठीक है ना। होप सो ट्यूसडे तक आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अभी रहता है, प्लैंक्स ये प्लैंक क्वांटम थ्योरी एंड द ब्लैक बॉडी रेडिएशन इज स्टिल नाउ लेफ्ट। ठीक है ना। तो जल्दी ही ख़त्म करते हैं ट्यूसडे तक। तो अच्छे से करने की कोशिश करो, अच्छे से नोट्स बनाओ। थैंक यू वेरी मच।